नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम रैंकर्स में। तो बहुत दिनों के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है यूट्यूब पर, और आज जो हम बिंदु स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बिंदु ना होकर के एक पूरी सीरीज होगी, जो कि हमारी जो भाषा है जिसे हमें सीखना है, और भाषा सीखना ही नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको एक एक बिंदुओं को समझते हुए चलना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, और हिंदी का वो पहला चैप्टर होता है जिसे कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी, तो ये हिंदी शब्द आया कैसे, किस प्रकार से इसने कितना संघर्ष किया, तब जाके आपकी ये सामने जो है हिंदी भाषा का इतिहास। तो हिंदी भाषा का इतिहास हम लोग अगर देखें, तो अगर सबसे पहले हम समझें कि हम कोई भी भाषा पढ़ेंगे, ठीक, किसी भी भाषा का इतिहास होता है। और दूसरी बात एक और ये है कि भाषा, जैसे भाषा के स्वरूप होते हैं, भाषा के रूप होते हैं, तो जैसे भाषा हमेशा बदलती रहती है, ये बात हम लोगों ने समझी है, भाषा हमेशा बदलती रहती है। तो सबसे पहला जो बिंदु है, हम लोग देखें कि हिंदी भाषा का इतिहास, तो सबसे पहले हम भाषा पर चर्चा करते हैं। जो भाषा शब्द है, ये भाषा दिख रहा है क्योंकि अभी हम हिंदी पे नहीं पहुंचे। जब हम हिंदी पे पहुंच जाएंगे तब हिंदी की बात करेंगे, सबसे पहले हम भाषा देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम भाषा की बात करें, तो भाषा जो है वो आपकी संस्कृत भाषा के भास धातु, किससे? संस्कृत भाषा के भास धातु से आया है। अब संस्कृत भाषा के भास धातु से आया है, और इसी भास का जो अर्थ होता है बोलना या कहना, या बोलना या कहना। यहां तक का जितना बिंदु था आपको समझ में आया होगा कि जो भाषा है वो संस्कृत भाषा के भास धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अब विभिन्न लेखकों ने या विभिन्न कवियों ने भाषा की परिभाषा अलग अलग प्रकार से बताई है। और जब हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिंदी विषय पढ़ते हैं, तो यद्यपि हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि एक हमारे गुरु हैं जिनका नाम है कामता प्रसाद गुरु। अब कामता प्रसाद गुरु जी क्या कह रहे हैं, देखते हैं हम लोग। कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा है कि जो भाषा होती है, जब हम अपने विचार दूसरों को आसानी से समझा पाए, या हमारे विचार जो सामने वाला व्यक्ति है वो अच्छी तरीके से समझ सके, तो हमारे विचार आसानी से सामने वाला व्यक्ति समझ सके, और दूसरे के विचार हम समझ पाए, ठीक है। दूसरे के विचारों को, अपने विचार आसानी से समझा सके, वही लिखा है, हम अपने विचार दूसरों को आसानी से समझा सकें, या वो समझ सके, ठीक है, समझा सकें, और दूसरे के विचार समझ सकें, ठीक। यहां तक की बात तो पंडित कामता प्रसाद गुरु जी कहते हैं कि जब हमारे विचार हैं दूसरा व्यक्ति तक पहुंचे और वो हमारी बातों को समझ ले, तथा दूसरे के जो विचार है मेरे तक आए उसको हम समझ लें, यही जो कम्युनिकेशन है, किसका? थॉट्स का, विचारों का जो कम्युनिकेशन है, उसको हम जब आपस में समझ सकें तो वही रूप ले लेती है, किसका? भाषा का। तो सीधी सी बात है, पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा है भाषा जो है विचारों का आदान प्रदान, जिसको हम दोनों लोग समझ सकें आसानी से। बिंदु ये क्लियर हो गया होगा। कौन सा बिंदु? कि पंडित कामता प्रसाद गुरु ने भाषा को क्या बताया है, तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने भाषा को बताया विचार आपस में समझ जाए वही भाषा है।
ठीक है। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? तो संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है, इतनी बात हम समझ चुके हैं, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा इसके इतिहास पे। तो जो सबसे प्राचीन, विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषाएं हैं, उसमें जो सबसे प्राचीन भाषा है, विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में जो सबसे प्राचीनतम भाषा है वो आपकी कौन सी है? तो जो सबसे प्राचीनतम भाषा है वो आपकी है संस्कृत। कौन सा है? संस्कृत। ठीक। अब संस्कृत को हम आदि भाषाओं की आदि जननी भी बोलते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बात ये समझें कि संस्कृत की जानकारी हमें कहां से मिलती है। भाई ये संस्कृत है तो इसकी हमें जानकारी कहां से मिलती है, इस बात को समझना। संस्कृत की जो जानकारी है वो हमें कहां से मिलती है? तो मानव सभ्यता का जो प्रथम ग्रंथ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इस बात को बताइए कि मानव सभ्यता का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? मानव सभ्यता का प्रथम ग्रंथ, मानव सभ्यता का प्रथम ग्रंथ, मानव सभ्यता का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? और जो मानव सभ्यता का प्रथम ग्रंथ है वहीं से हमें संस्कृत की जानकारी मिलती है। और मानव सभ्यता का प्रथम ग्रंथ आप लोग सभी भली भांत परिचित होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानव सभ्यता का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक, इतनी बात समझ गए। अब ऋग्वेद का समय काल कितना है, इस बात को भी हमें आवश्यकता है। तो ऋग्वेद का जो समय काल है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व। कितना है? 1500 ईसा पूर्व। अब यहीं से एक बात, ऋग्वेद, अब यहीं से एक यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद के समकालीन ग्रंथ एक कौन सा है, जहां से भी हमें संस्कृत की जानकारी मिलती। तो ऋग्वेद के एक समकालीन ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है। ऋग्वेद का समकालीन ग्रंथ एक और है जो कि ईरान का है। ठीक है, समकालीन ग्रंथ जो है वो ईरान का है, जिसे बोलते हैं अवेस्ता। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? अवेस्ता। तो ऋग्वेद का समकालीन ग्रंथ कौन सा हो गया? अवेस्ता हो गया आपका। यहां तक की बात हमने समझी कि विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में हमारी प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत। अब ये संस्कृत है, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो मानव सभ्यता का जो प्रथम ग्रंथ है वो कौन सा है? ऋग्वेद। मानव सभ्यता का प्रथम ग्रंथ है जो कि ऋग्वेद है, यहां से हमें जानकारी मिलती है संस्कृत की। अब हम लोग यहां से ऋग्वेद का समय काल भी देख लिए, क्या है? 1500 ईसा पूर्व। और ऋग्वेद के समकालीन एक और ग्रंथ है जो कि ईरान में प्रचलित है, जिसे हम लोग बोलते हैं अवेस्ता। ठीक, अब यहीं पर हम संस्कृत से ही आगे स्टार्ट करते हैं। और एक बात आपको याद रखना है कि हम YouTube पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो हम ये नहीं कह रहे कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में फंसेगा, लेकिन कैसे विश्वास हो जब हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो यहां से आपको पता लगेगा कि हाँ क्वेश्चंस आते भी हैं और मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। और एक बात है, इस वीडियो को जब आप पूरा देख लेंगे तब तो आपको पता होगा कि इसमें कितनी हमने नई चीजें सीखी हैं। ठीक है, अभी यूपीपी का एग्जाम हुआ है हाल ही में, ठीक है, कैंसिल हो गया, तो वहां पर आप देखिए यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखते हैं। अब यहीं से हम देखते हैं, संस्कृत से ही हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, संस्कृत से। ठीक, तो संस्कृत का समय काल जो हमें पता है, संस्कृत को हम दो भागों में बांट लेते हैं। किस किस में बांट लेते हैं? एक तो हम वैदिक संस्कृत में बांट लेते हैं। किस में? वैदिक संस्कृत में। एक हम लोग बांटते हैं वैदिक संस्कृत में, और दूसरा उत्तर संस्कृत में। इसमें उत्तर संस्कृत में, वैदिक संस्कृत और उत्तर संस्कृत। यहां तक की बात समझना, वैदिक संस्कृत का जो समय काल है, वैदिक संस्कृत का जो समय काल है वो आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व। उत्तर संस्कृत का अगर हम समय काल देखें तो 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व,
इतनी बात आपको समझना है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज हम देख रहे हैं, संस्कृत। अब यहां पर एक बांट दिया किसमें, वैदिक संस्कृत में। अच्छा एक चीज बताओ, इसको वैदिक संस्कृत नाम क्यों दिया गया, बोलो भाई। अच्छा, इसको हम देववाणी भी बोलते हैं, वैदिक संस्कृत को हम और क्या बोलते हैं, देववाणी। क्या बोलते हैं, देववाणी। क्योंकि यहां पर जो वैदिक संस्कृत है, यहां पर देव मतलब परमात्मा की भाषा यहां पर लिखी हुई है, इसीलिए इसको हम देववाणी बोलते हैं। अब देखो, देव वैदिक संस्कृत इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें सभी वेद हैं। जैसे आपका प्राचीनतम वेद ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद के बाद आपका अथर्ववेद हो गया, या कह सकते हैं यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद हो गया, यजुर्वेद का बाद आपका सामवेद। कौन सा, सामवेद। और सामवेद के बाद अथर्ववेद। कौन सा, अथर्ववेद। ये सारे वेद यहां पर हैं, इसीलिए इसको कह दिया वैदिक काल। बात कंफर्म। कुछ अगर नया सीखने को मिले तो आप लाइक जरूर करेंगे जब नई चीजें आपको हम सिखाएं, ठीक। तो वैदिक संस्कृत को ही हम क्या कह रहे हैं, देववाणी। देववाणी कहने के साथ साथ इसको वैदिक संस्कृत क्यों कहा गया है, क्योंकि यहां पर सारे वेदों का वर्णन मिलता है। और वेद क्या है, वेद विद धातु, संस्कृत भाषा के विद धातु से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान, ठीक है। अब यहां पर वेद जो है ये गुरु शिष्य की परंपरा से आगे बढ़ाया गया। वेद जो है गुरु शिष्य की परंपरा से आगे बढ़ाए गए, सुनने सुनाने से बाद में इनका संकलन किया गया। इतनी बात आप समझ रहे हैं। तो जब इतनी बात आप समझ गए, अब यहां पर उत्तर संस्कृत बहुत लोग नया शब्द सुन रहे होंगे। अच्छा, इसी को हम कहते हैं ब्राह्मण संस्कृत। क्या बोलते हैं, ब्राह्मण संस्कृत कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मण संस्कृत कहते हैं। और इसी को हम लोग लौकिक संस्कृत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लौकिक संस्कृत भी कहते हैं, क्योंकि लोगों के द्वारा ये अपनाया गया, ठीक है। अब बात यहीं से अगर हम करें, उत्तर संस्कृत में या लौकिक संस्कृत में क्या क्या है, तो यहीं से आपका देख लीजिए, यहीं पर आपका मिलेगा रामायण। क्या मिलेगा, रामायण मिलेगा। यहीं से आपका महाभारत, क्या, महाभारत। यहीं पर आपके वेदांग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वेदांग, ठीक है। उपवेद मिल जाएंगे आपको। क्या मिलेंगे, उपवेद मिलेंगे। यहीं पर आपको पुराण मिलेंगे। क्या मिलेंगे, पुराण मिल जाएंगे। पुराण के साथ साथ उपनिषद मिल जाएंगे। क्या, उपनिषद, ठीक है। तो संस्कृत भाषा जो थी वो दो भागों में बटी। पहली जो संस्कृत भाषा है आपकी कौन सी है, बोलो भाई, बोलो, वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत वेदों के कारण इसको कहा गया, क्योंकि यहां पर चारों वेद आपको मिल जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसी को हम देववाणी भी कहते हैं। दूसरी संस्कृत आपकी उत्तर संस्कृत है, ठीक है। इसको हम लौकिक संस्कृत या ब्राह्मण संस्कृत भी कहते हैं। यहीं पर रामायण, महाभारत, वेदांग, उपवेद, उपनिषद, पुराण, सारी चीजें यहीं पर आपको मिल जाती हैं। एक नए तरीके से हम लोग हिंदी भाषा का विकास पढ़ रहे हैं, और इस तरीके से पढ़िए बिल्कुल मनोयोग से, जिससे आपको सारी चीजें कंप्लीट होती चले, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। अब देखो, संस्कृत भाषा थी, अब इसके बाद हमारी भाषा एक दूसरी आती है। संस्कृत के बाद दूसरी जो भाषा हमारी आती है वो कौन सी आती देखते हैं, ठीक है। संस्कृत के बाद आती है आपकी पाली। कौन सी आती है, पाली। अब ये पाली भाषा जो है, ध्यान से समझना, पाली भाषा का जो समय काल है वो आपका, क्योंकि वहां पर हम 500 से तो पढ़ ही के आए हैं, तो ये आपकी हो जाएगी 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 शताब्दी या 1 ईस्वी, ठीक है। अब होता क्या है, इस समय महात्मा बुद्ध, जो कि बौद्ध कालीन लोग जितने थे, इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब था क्या, ये पाली भाषा जो थी ये बिना पढ़े लिखों की भाषा थी। अब देखो, बिना पढ़े लिखी भाषाएं पहले बोली जाती हैं किसी एक क्षेत्र में, बोलने के बाद फिर वही भाषा लोग समझने लगते हैं, और बाद में उसी में अपना कुछ ना कुछ साहित्य लिख देते हैं। अब जब साहित्य लिख देते हैं तो वही बन जाती है, भाषा का रूप बन जाती है, ठीक है। आगे देखो, जब क्लास आगे बढ़ेगी तो आपको बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी। तो सीधी सी बात, अगर एक प्रश्न आ जाता है कि प्रथम
जन भाषा कौन सी, प्रथम जन भाषा कौन, लोगों के द्वारा पाई जाने वाली, तो पाली ही है। इसको हम प्रथम जन भाषा या देसी भाषा भी कहते हैं। प्रथम जन भाषा, इसको हम प्रथम जन भाषा या देसी भाषा भी कहते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है आपके एग्जाम में, प्रथम जन भाषा या देसी भाषा के नाम से भी इसको हम जानते हैं, तो पाली। अब दूसरी बात यहां पर क्या है, बौद्धकालीन लोगों के द्वारा, बौद्धकालीन लोगों के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया गया, इसका प्रचार प्रसार किया गया, इसका प्रचार प्रसार किया गया, प्रचार प्रसार किया गया। एक बात आपको यह ध्यान रखना कि जो पाली भाषा है ये बौद्धकालीन भाषा, बौद्धकालीन जो ग्रंथ लिखे गए इस भाषा में, और प्रथम जन भाषा या देसी भाषा के नाम से इसी को जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बिंदु दोनों है, तो इनको बिल्कुल आपको दिमाग में रखते हुए चलना है। पाली भाषा कैसी, प्रथम जन भाषा, प्रथम लोगों के द्वारा अपनाई जाने वाली भाषा, तथा प्रथम देसी भाषा भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी बौद्धकालीन लोग थे या महात्मा बुद्ध थे, इन लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार या बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ वो किस भाषा में हुआ, पाली भाषा में हुआ है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो यहीं पर अगर हम एक हाईलाइटेड बिंदु करते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पाली भाषा में किया गया। इसमें पाली भाषा में किया गया, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ वो आपका किस भाषा में हुआ, पाली भाषा में हुआ। प्रथम जन भाषा या अनपढ़ों की भाषा थी ये, लेकिन वो धीरे धीरे चलकर प्रचलित हो गई, ठीक है। प्रचलित होने के बाद उसी में साहित्य लिख दिए गए, ग्रंथ लिख दिए गए, तो भाषा का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। तो कौन सी भाषा हो गई आपकी, पाली। सबसे पहले हम लोगों ने संस्कृत देखा, फिर संस्कृत से ही ये उत्पन्न हो रही है कौन सी, पाली, ठीक है, जिसका समयकाल 500 से 1 ईसा पूर्व है। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट भाषा देखते हैं आगे। इसके बाद एक हमारी भाषा आती है, वो कौन सी आती, प्राकृत। कौन सी आती है, प्राकृत भाषा। देखो ये शब्द लिखा है प्राकृत, प्राकृत का मतलब ही होता है स्वतंत्र, बंधा हुआ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बोली जाए, ठीक है। तो प्राकृत भाषा जो है, अब देखो यहीं से इसका जो समय काल आता है वो 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी, 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी, ठीक है। अब बात यहीं से देखो, एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है जो आपके एग्जाम में हिट करता है क्वेश्चन, ठीक है, उसको हम स्टार बना के आपको बता रहे हैं, ठीक। जो कहते हैं ये जैन धर्म का प्रचार प्रसार इसी में हुआ, महावीर स्वामी वगैरह। तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार, जैन धर्म का प्रचार प्रसार किस भाषा में होता है भैया, आपका प्राकृत, प्रचार प्रसार। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाए, प्रथम मलेच्छों की भाषा किसे कहते हैं, मलेच्छों की भाषा, तो वो आपकी प्राकृत है, ठीक। तो ये आपकी हो गई मलेच्छों की भाषा, मलेच्छों की प्रथम मलेच्छों की भाषा अगर बात करें तो यही है, मलेच्छों की भाषा। तो जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे गए या उन्होंने जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार किया वो आपको किस भाषा में मिलता है, प्राकृत भाषा में, ठीक है। प्रथम मलेच्छों की भाषा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना इसको, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये दूसरे नंबर की भाषा। तीसरे नंबर की हमारी आती है प्राकृत। अभी इसको हम लास्ट में एक बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले हमने पाली पढ़ी, पाली से पहले संस्कृत, संस्कृत के दोनों भाग डिवाइड किए, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब प्राकृत के बाद एक भाषा आती है और उस भाषा का नाम है अपभ्रंश।
क्या है? अपभ्रंश। अपभ्रंश का अर्थ ही होता है भ्रष्ट। क्या होता है? भ्रष्ट। या इसी को हम कहते हैं बिगड़ा हुआ, या इसी को हम क्या कहते हैं? बिगड़ा हुआ। ये बिंदु हमें समझना बहुत आवश्यक है, अपभ्रंश को समझना। अच्छा, अपभ्रंश के बाद एक भाषा और आती है, लेकिन कहीं कहीं पर मिलता है वर्ण, कहीं कहीं पर नहीं मिलता है। एक भाषा कौन सी आती है आपकी? अवहट्ट। इस अवहट्ट को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं? संक्रमणकालीन भाषा। संक्रमण कालीन भाषा। संक्रमणकालीन भाषा, ये बात आपको याद रखनी है। प्रश्न पूछा ही जाता है कि अवहट्ट या कह लेगा संक्रमणकालीन भाषा किसे कहते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। एक प्रश्न आया कि अवहट्ट का वर्णन कहाँ मिलता है। तो अवहट्ट का जो वर्णन मिलता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपके यूपी पुलिस में अभी वो पूछे भी गए थे, विद्यापति। अवहट्ट का वर्णन जो मिलता है वो एक रचना है किसकी? विद्यापति की। विद्यापति, विद्यापति की रचना है कीर्तिलता। कीर्तिलता, इनका बिहार में जन्म हुआ था विद्यापति जी का, और इनकी एक रचना है वर्णन विद्यापति की कीर्तिलता में मिलता है। कीर्तिलता में मिलता है। तो एक डायरेक्टली प्रश्न बन जाता है कि अवहट्ट भाषा का वर्णन कहां पर, वर्णन कहां मिलता है? तो विद्यापति जी की कीर्तिलता में मिलता है। अब हमें सबसे महत्वपूर्ण बात समझनी है अपभ्रंश। अब अपभ्रंश हमें देखना है कि जो अपभ्रंश है वो इनके रूप कितने हैं। अपभ्रंश के जो रूप हैं वो कितने हमें देखने हैं। तो अपभ्रंश के रूप हमारे 7 हैं। रूप कितने हैं? 7 हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न बना हुआ है एग्जाम में कि अपभ्रंश से कितनी उपभाषाएं, कितनी उपभाषाएं और कितनी बोलियां मिलती हैं हमें। तो अपभ्रंश से ही हमारी, ध्यान देना, अपभ्रंश से हमें हिंदी की 5 उपभाषा मिलती हैं। 5 उपभाषा, 5 उपभाषा और 18 बोलियां मिलती हैं। कितनी? 18 बोलियां। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये, इसको हमें समझना बहुत आवश्यक है। तो वही बात करें, अपभ्रंश कितने अपभ्रंश, इसके स्वरूप रूप कितने मिलते हैं हमें? 7। इन्हीं 7 जो अपभ्रंश के रूप हैं, इसमें से हमें कितनी उपभाषा मिलेंगी? हिंदी की 5 उपभाषा और 18 बोलियां। क्योंकि हमारा हिंदी का विकास अपभ्रंश से ही हो रहा है, और किस अपभ्रंश से हो रहा है? वो सौर सैनी अपभ्रंश से हो रहा है। ठीक है, इस बिंदु को हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो, अपभ्रंश हमारे कौन कौन से, उनको हमें देख लेना है। ठीक है, तो देखो भाई, अपभ्रंश, अपभ्रंश, देखो अपभ्रंश के 7 रूप बताए। सबसे पहला जो अपभ्रंश है वो आपका कौन सा है? सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश, ठीक है ना। दूसरा जो आपका अपभ्रंश है वो खस अपभ्रंश है। कौन सा? खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश के बाद तीसरा जो आता है आपका पैशाची अपभ्रंश। पैशाची अपभ्रंश। पैशाची अपभ्रंश नंबर 3 हो गया। नंबर 4 है ब्राचड़ अपभ्रंश। कौन सा? ब्राचड़ अपभ्रंश। ब्राचड़ अपभ्रंश के बाद जो आपका 5वां आता है वो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो कौन सा आता है? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के बाद आपका था अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी
अपभ्रंश आपका आता है अर्धमागधी अपभ्रंश, और अर्धमागधी के बाद आपका आता है मागधी अपभ्रंश। कौन सा आता है? मागधी अपभ्रंश। ये देखो, हमने जो अपभ्रंश के 7 रूप हैं वो सातों यहां पर आपके सामने है। सौर सैनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। देखिए यहां पर शब्द आपको दिख रहा है महाराष्ट्रीय, इसको हम महाराष्ट्रीय भी कह सकते हैं, लेकिन जब इसमें हम ई प्रत्यय लगा देंगे, ई शब्द जोड़ते हैं लास्ट में, तो संज्ञा न रहकर वो क्या हो जाता है? आपका विशेषण हो जाता है। इस बात को आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से दिमाग में इस चीज को बैठा लेना है। अगर यहां पर हम ई लगा देंगे तो वो क्या हो जाता है? विशेषण का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए हम इसको संज्ञा का रूप धारण करने के लिए महाराष्ट्रीय लिख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक की बात समझ गए होगे। एक नई बात समझने कुछ लोगों को मिल गई होगी। तो ये जो हमारे अपभ्रंश हैं, कितने हैं? ये हमारे 7 अपभ्रंश हैं। अब इन 7 अपभ्रंश से हिंदी की, क्योंकि अपभ्रंश से हमारी उत्पत्ति किसकी हुई है? हिंदी की। अपभ्रंश से ही हमारी आ जाती है हिंदी। तो अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन किस किस अपभ्रंश से कौन सी बोली और कौन सी उपभाषा हिंदी की बनी हुई है, इनको हम लोग देखते हैं बहुत ध्यान से। और प्रश्न देखो, अभी यूपी पुलिस के एग्जाम में आया था। देखो, सौर सैनी अपभ्रंश से अगर ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। सौर सैनी अपभ्रंश से आपकी उत्पत्ति होती है पश्चिमी हिंदी। किसकी? पश्चिमी हिंदी। और आपकी राजस्थानी हिंदी। कौन सी? राजस्थानी हिंदी। और यहीं से आपकी गुजराती भी हो जाती है। कौन सी? गुजराती। अभी केवल हम भाषाएं देख रहे हैं, अभी उपभाषा को हम बताएंगे। खस अपभ्रंश से आपकी निकलती है पहाड़ी हिंदी। कौन सी? पहाड़ी हिंदी आपकी यहां से प्राप्त होती है। पैसाची से आपको पंजाबी, यहां से पंजाबी भाषा मिल जाती है। और लहंदा, क्या बोलते हैं इसको? लहंदा। पैसाची से पंजाबी और लहंदा मिल जाती है। ब्राचड़ से मिलती है आपकी सिंधी। ब्राचड़ से क्या मिल जाती है? सिंधी। इतनी बात आप लोग ध्यान से समझते रहिए, बाद बाकी देखिए। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश जो है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मिल जाती मराठी। क्या मिल जाती है? मराठी। देखिए, अर्धमागधी से आपकी मिलती है, अर्धमागधी से आपकी कौन सी मिलेगी? अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। क्या मिलती है? पूर्वी हिंदी। और मागधी से आपको मिलेगी बिहारी हिंदी। कौन सी? बिहारी हिंदी। बाद बाकी आपकी असमिया, बांग्ला, उड़िया यहीं से मिलती हैं। यहीं से और क्या मिल जाती है? असमिया, बांग्ला, उड़िया। असमिया, बांग्ला और उड़िया। इस प्रकार से ये हमारी भाषाएं दिख रही हैं आपको। अभी यहां पर हमने बोलियां नहीं लिखी हैं। आपको एक बात याद रखना है, ध्यान से बिंदु देखिए, धीरे धीरे से ही चीजें सारी समझ में आएगी। और जल्दी करने से कुछ नहीं होता है, जल्दी करने से कोई काम नहीं बनता है। आसानी से भाषा है, ध्यान से सीखना है, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं। आपके सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से बनेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कौन कौन सी उपभाषाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में तो दिखाएंगे, लेकिन यहाँ देख लो। हिंदी की एक उपभाषा आपका गोला करते हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। 2 उपभाषाएं होंगी। पहाड़ी हिंदी तीसरी उपभाषा हो गई। चौथी उपभाषा आपकी हो गई पूर्वी हिंदी। और 5वीं उपभाषा हो गई आपकी बिहारी हिंदी। ये 5 आपकी उपभाषाएं हैं जो कि इन 7 अपभ्रंशों से हमें प्राप्त होती है। अब देखो, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले लोगे, रोककर वीडियो पॉज करके। बाद बाकी हम लोग आगे देखते हैं। अब हमने क्या देखा कि अपभ्रंश से हमें, ध्यान समझना, अपभ्रंश से हमें कितनी उपभाषाएं मिली? तो अपभ्रंश से हमें 5 उपभाषा मिली हिंदी की।
कितनी 5 उपभाषा और 18 बोलियां। कितनी 18 बोलियां, क्योंकि बोलियां उपभाषाओं की ही है। ठीक है, भाषा कौन सी हमारी हिंदी, हिंदी की उपभाषा कौन सी, ये जो 5 उपभाषाएं। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सी। 18 बोलियां देखेंगे और 5 उपभाषाएं देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, बिल्कुल भूलना नहीं है आपको। ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं है, भूल जाओगे तो मामला गड़बड़ होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आपके बनेंगे। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। ये भी आपको याद रखना, ये उपभाषा किस अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है। तो देख लें हम लोग, जो सबसे पहली उपभाषा हमारी थी वो कौन सी थी, पश्चिमी हिंदी। कौन सी थी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। अच्छा, अपभ्रंश कौन सा था, तो ये आपका सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश, तो सौरसेनी अपभ्रंश है, और यहां से हमें मिल रही है कौन कौन सी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। अब इनकी हम लोग उपभाषाएं देख, बोलियां देख लेते हैं। ये तो हमारी 2 उपभाषाएं हो गई, बोलियां कौन कौन सी देखिए। पश्चिमी हिंदी में आपको याद रखना है बांगरू। अब यही यूपीपी के एग्जाम में आया था, बताओ भाई, कमेंट्स करके बताओ, ये आया था कि नहीं। बांगरू पूछा था, पश्चिमी निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी है, तो कौन सी, बांगरू। अच्छा, बांगरू को ही हम हरियाणवी भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, हरियाणवी कहते हैं। बांगरू को ही हम क्या कहते हैं, हरियाणवी। बांगरू के बाद आपकी बुंदेली आ जाती है, कौन सी, बुंदेली आ जाएगी। बुंदेली के बाद आपकी ब्रज भाषा क्या आएगी, ब्रज भाषा। देखिए, बुंदेली का जो, बुंदेली जो बोली है वो कहाँ गर्भ में पल रही है, किस गर्भ में, तो पश्चिमी हिंदी के गर्भ में। और ये जितना बुंदेलखंड वाला रीजन है अपने उत्तर प्रदेश का, वहां ये पली बड़ी है। ठीक है, इसका विकास, ब्रज भाषा आपका आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, इस साइड इसका विकास हुआ है। ठीक है, बांगरू पश्चिमी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उस साइड है। ब्रज भाषा के अलावा कन्नौजी आपकी इसी में आ जाती है। कौन सी आती है, कन्नौजी आती है। और कन्नौजी के साथ साथ आपकी खड़ी बोली, कौन सी, इधर लिख देते हैं, खड़ी बोली। खड़ी बोली। अब ये जो खड़ी बोली आपको दिख रही है, ठीक है, जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी में जो भाषा का विकास हुआ उसमें जो बोलियां हैं, क्योंकि 18 बोलियां हमें पढ़नी है और 5 उपभाषाएं हैं किसकी, हिंदी की। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जिसमें 18 बोलियां हैं, जिसमें से 5, केवल 5 बोलियां जो आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, वो हमने 5 देख ली हैं। खड़ी बोली हो गई आपकी, देखो, नंबर 1 पे बांगरू, नंबर 2 पे बुंदेली, नंबर 3 पे ब्रजभाषा, नंबर 4 पे कन्नौजी, और नंबर 5 पर आपकी खड़ी बोली। अब इस खड़ी बोली को ही हम क्या कहते हैं, कोरवी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरवी। अच्छा, खड़ी बोली को कोरवी कहा किसने, ये प्रश्न आता है। खड़ी बोली को कोरवी किसने बताया है, तो खड़ी बोली को कोरवी जो बताया है वो बताया है राहुल सांकृत्यायन ने। किसने, राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है कि खड़ी बोली को ही हम क्या और क्या कहते हैं, कोरवी। अब देखो, राजस्थानी हिंदी जो है, राजस्थानी हिंदी से हमें कितनी प्राप्त होती है, तो सबसे पहले मारवाड़ी। कौन सी, मारवाड़ी। मारवाड़ी के बाद मेवाती, मारवाड़ी के बाद मेवाती, मेवाती के बाद मालवी। कौन सी आपकी, मालवी। अब मालवी के अलावा आपकी जयपुरी। कौन सी, जयपुरी। सीधी सी बात है, चलो थोड़ा क्लास डिस्टर्बेंस थी, कोई दिक्कत नहीं, अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत हमारी मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। ठीक है,
कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं होनी चाहिए आपको। जो आपकी सौर सैनी अपभ्रंश है, कौन है? सौर सैनी अपभ्रंश है। सौर सैनी अपभ्रंश से आपकी पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी दो निकल कर आती हैं। यहां से एक भाषा भी निकलती है आपकी गुजराती, ठीक है, वो हमने नेक्स्ट पिछली स्लाइड में आपको करवा दिए है। ठीक है, अब हम देखते हैं सौर सैनी अपभ्रंश में दो हिंदी की उपभाषाएं निकलती हैं, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। आपको याद कैसे करना है? पश्चिमी हिंदी से हमें कितनी बोलियां प्राप्त होती हैं? 5। पश्चिमी हिंदी से कितनी? 5। और राजस्थानी हिंदी से 4। हमने बोलियां खत्म कर दी कितनी? 9। बचती कितनी है हमारे पास? केवल और केवल बच रही हैं कितनी? 4। कितनी बच रही हैं? 4 बच रही हैं। ये 4 इसमें देख लेते हैं। मारवाड़ी नंबर 1, नंबर 2 पे मेवाती, नंबर 3 पे मालवी और नंबर 4 पर जयपुरी। तो 5 और 4 9 बचती है हमारी 9। तो सौर सैनी अपभ्रंश जो आपका है, पहला अपभ्रंश सौर सैनी अपभ्रंश से हमने 2 उपभाषाएं समझ ली, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी जो हिंदी है, इससे यूपीपी में क्वेश्चन यही फर्स्ट वाला आया था, बांगरू। तो बांगरू को ही हम हरियाणवी कहते हैं। बुंदेली हो जाएगी बुंदेलखंड की ब्रजभाषा, आगरा मथुरा कन्नौजी हो गई, और खड़ी बोली, खड़ी बोली की को ही हम कौरवी कहते हैं। बाद बाकी राजस्थानी हिंदी से मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। राजस्थानी में ई की मात्रा बड़ी लगी हुई है, ध्यान दो, बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। और उसकी जितनी बोलियां हैं इस उपभाषा की, सब में बड़ी ई की मात्रा, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और आपकी जयपुरी। पश्चिमी हिंदी को कैसे याद रखना है? ट्रिपल बाब को 3 बाब, बांगरू, बुंदेली, ब्रजभाषा। 3 बाब मिल जाएंगी, बांगरू, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और खड़ी बोली। खड़ी बोली को ही कौरवी कहते हैं। ओके, अब चलते हैं हम लोग आगे। तीसरा जो अपभ्रंश था, जो हमने दूसरा अपभ्रंश बताया है, उसकी वहां से एक उपभाषा मिलती है जिसे हम लोग बोलते हैं खस अपभ्रंश। क्या बोलते हैं? खस अपभ्रंश। जो खस अपभ्रंश है, देखिए आप लोग पढ़ लेते हैं बोलियां, उसकी उपभाषाएं, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए किस अपभ्रंश से उत्पत्ति हो रही है। अब देखिए यहां से आपकी निकलती है, खस अपभ्रंश से एक उपभाषा निकलती है हिंदी की, पहाड़ी हिंदी। कौन सी निकलती है आपकी? पहाड़ी हिंदी। अब पहाड़ी हिंदी क्या है? ये आपकी है उपभाषा। किसकी उपभाषा? हिंदी की उपभाषा। किसकी? हिंदी की उपभाषा है। और इससे हमें देखो कितनी बोलियां मिल रही? 3 बोलियां हमें मिलेंगी, और तीनों बोलियों के नाम हम लोग देख लेते हैं। पहली जो बोली मिलती है वो कुमाऊनी। कौन सी? कुमाऊनी। कुमाऊनी हो गया। कुमाऊनी के बाद गढ़वाली हो जाएगी। कौन सी? गढ़वाली। और गढ़वाली के बाद आपकी हो जाएगी नेपाली। कौन सी? नेपाली। तो 3 बोलियां यहां से मिली। 9 हम पहले पढ़ चुके, 9 और 3 12। बचती है हमारी कितनी? 6। तो कुमाऊनी नंबर 1, नंबर 2 गढ़वाली, नंबर 3 पे नेपाली। तो 3 उपभाषा कौन सी थी? है तीसरी उपभाषा हमने पढ़ ली। तीसरी उपभाषा, और तीसरी उपभाषा में मिलती है कौन सी? पहाड़ी हिंदी। कौन सी मिलती? पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी हिंदी हिंदी की उपभाषा नंबर 3, और इसकी जो बोलियां हैं वो 3 हैं। कौन सी? कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये अपभ्रंश खस अपभ्रंश से मिली है। अगला अपभ्रंश जो है अर्धमागधी अपभ्रंश। कौन सा? अर्धमागधी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश? अर्धमागधी अपभ्रंश। तो अर्धमागधी अपभ्रंश, और अर्धमागधी अपभ्रंश से हमें मिलती है एक उपभाषा मिल जाती है, उपभाषा नंबर 4। तो उपभाषा नंबर 4 मिलेगी कौन सी? पूर्वी हिंदी। कौन सी? पूर्वी हिंदी। अब देखो पूर्वी हिंदी, अब पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी है? बोलो भाई, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी? बघेली, यहां पर आपकी आएगी बघेली, वघेली, अवधि, बघेली हो जाएगी, अवधि हो जाएगी, और आपकी छत्तीसगढ़ी। कौन सी? छत्तीसगढ़ी। देखिए उपभाषा नंबर 4 मिली हमें। उपभाषा नंबर कितनी थी? 4। अब उपभाषा नंबर 4, इसकी उपभाषा की कितनी बोलियां? वो भी हमारे 3।
1 2 3 बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। अब एक बात समझेंगे, हम लोग अभी तक कितनी बोलियां खत्म करके आए? 5 4 9 3 12 3 15, बचती हमारी 3 है। उपभाषा भी हमारी एक बच रही है और उसी उपभाषा की 3 बोलियां होंगी जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लास्ट हमारी बचती है अपभ्रंश का नाम है मागधी अपभ्रंश। कौन सा है? मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश। और मागधी अपभ्रंश से हमारी 5वीं उपभाषा मिलती है। कौन सी? 5वीं उपभाषा मिलती है और उस उपभाषा का नाम है बिहारी हिंदी। कौन सी? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। अब बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं। ठीक है, इसमें नंबर 1 पे मैथिली होगी। कौन सी होगी? मैथिली होगी। मैथिली के बाद दूसरी मगही होगी। कौन सी? मगही। और तीसरे नंबर पे हमारी ब्रजभाषा। कौन सी? ब्रजभाषा। तो टोटली हमने देख लिया कि सबसे पहले देखो, अब एक तरफ से स्लाइडें हम लोग देख लें तो हम लोगों ने पूरा हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ने का प्रयास किया है। संस्कृत भाषा के भाष धातु से उत्पत्ति हुई है भाषा की, और भाषा जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना। ठीक है, बोलना या कहना। ये बातें हम लोग समझ चले। पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या कहा? हमारे विचार हैं वो सामने वाला व्यक्ति समझ सके और दूसरे के विचार हम समझ सकें। ठीक है, यही कम्युनिकेशन जो होता है, इसी को हम कहते हैं भाषा। ठीक है, भाषा के बाद हमने संस्कृत पे चर्चा की। ठीक है, संस्कृत पे, अब संस्कृत जो है, संस्कृत को 2 भागों में बांट दिया। यह संस्कृत का पता हमें कहाँ चला? ऋग्वेद से चला। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं अच्छी तरीके से क्लास को। ठीक है, संस्कृत का पता कहाँ चलता है? मानव सभ्यता का जो पहला ग्रंथ है, मानव सभ्यता का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से हमें पता चलता है किसका? संस्कृत का। और उसी के समकालीन ईरान का एक ग्रंथ है। कौन है? अवेस्ता। कौन सा है? अवेस्ता, जहां से हमें संस्कृत का पता चलता है। और संस्कृत को हम 2 भागों में बांट लिए। किसमें? वैदिक संस्कृत और उत्तर संस्कृत में। वैदिक संस्कृत जो है, जिसे हम देववाणी भी कहते हैं, और इसको वैदिक संस्कृत कहने के पीछे रीजन यही है क्योंकि यहां पर सारे वेद हैं, चारों वेद आपके। और इधर आपका उत्तर संस्कृत जो है, उत्तर संस्कृत को हमने कैसे समझा? इसी को हम ब्राह्मण संस्कृत भी कहते हैं और लौकिक संस्कृत भी कहते हैं। यहाँ पर लोगों के द्वारा ये भाषाएं बोली। ठीक है, यहीं पर रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, अरण्यक, जितनी चीजें थी वो सारी चीजें यहीं से हमने देख ली थी। संस्कृत को वर्णन करके देखा आपने, रामायण, महाभारत, वेदांग, उपवेद, पुराण, उपनिषद। ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने समझा आज की क्लास में। संस्कृत का समयकाल 1500 से 500 तक कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वैदिक संस्कृत का समयकाल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर संस्कृत का 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों ने भाषा देखी पाली। पाली भाषा में क्या हुआ? बौद्धकालीन जो लोग थे उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, और पाली भाषा अनपढ़ों की भाषा थी क्योंकि ये संस्कृत को इन्होंने त्यागा और अपनी भाषाओं का विकास किया। और जब वही भाषा प्रचलित हो गई, उसी में इन लोगों ने साहित्य लिख दिया, और वही जो साहित्य लिखा तो आगे चलकर ये भाषा का रूप धारण कर लेती है पाली। ठीक है, और पाली को प्रथम जनभाषा या प्रथम देसी भाषा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब यही देखो लिखा, बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ वो किसमें किया गया? पाली भाषा में। इस पाली के बाद नेक्स्ट भाषा हमारी प्राकृत आती है, और प्राकृत को ही हम मलयाक्षों की भाषा कहते हैं। किसको कहते हैं? पाली को ही हम मलयाक्षों की भाषा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ वो पाली प्राकृत में हुआ। आपका कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्राकृत के बाद हमारी अपभ्रंश आ जाती है, और अपभ्रंश के आगे एक संक्रमणकालीन भाषा होती है जिसे हम अवहट्ट के नाम से जानते हैं। और अवहट्ट का वर्णन जो हमें मिलता है वो विद्यापति की किसमें लगता है? कीर्ति लता में मिलता है। अवहट्ट का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। इनका बिहार में जन्म हुआ था। किनका? विद्यापति का। इसके बाद हम लोग अवहट्ट, और यहाँ पर जैसे अपभ्रंश है तो अपभ्रंश को ही हम भ्रष्ट कह रहे थे, या यही है बिगड़ा हुआ। क्या है? बिगड़ा हुआ है यही। अब अपभ्रंश से हमें 5 उपभाषा और 18 बोलियां मिलती हैं। अपभ्रंश के रूप हमारे 7 हैं। ये हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा। ठीक है,
अब देखो यही हमने सारे अपभ्रंश आपको बताए हैं। कौन कौन सा? सौर सैनी अपभ्रंश, नंबर 2 खस अपभ्रंश, नंबर 3 पैसाची, नंबर 4 बुराचड़, नंबर 5 पे महाराष्ट्री, नंबर 6 पे अर्धमागधी और नंबर 7 पे मागधी। ये हमने आपको बताया कि ये महाराष्ट्री लिखा है, इसको महाराष्ट्रीय भी कर सकते हैं, लेकिन फिर ये संज्ञा ना रहकर क्या हो जाएगी? विशेषण। क्योंकि ई प्रत्यय जोड़ देने पर संज्ञा में जब हम ई प्रत्यय लगा देते हैं तो हमारा विशेषण बन जाता है। ये बात आप भली बात ही समझ रहे होंगे, और जो लोग नहीं समझ पा रहे वो लोग जान लें, जब भी ई प्रत्यय लग जाता है वो क्या बन जाता है? विशेषण बन जाता है हमारा। ठीक है, इसके बाद हमने ये सारे आपको देखे अपभ्रंश, और ये जो हमारा अपभ्रंश से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अपभ्रंश कितने अपभ्रंश के रूप? 7 हैं। इन्हीं 7 अपभ्रंश रूपों से हिंदी के हमें 5 स्वरूप, हिंदी की 5 उपभाषाएं मिलती हैं। उन्हीं 5 उपभाषाओं से हमें 18 बोलियां मिलती हैं, जो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ये देख ली आपकी। ठीक है, अब देखो आपको ये क्लास समझ में आई होगी, हमें विश्वास है, और नहीं भी समझ में आए आप समझने का प्रयास करें। बहुत ही सरल और सहज तरीके से इस क्लास को आपके सामने कराया गया है। आप लोग अभ्यास करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और दूसरी चीज कि हमारा YouTube पर पढ़ाने का पर्पज पढ़ाना नहीं है, पढ़ाना नहीं सिखाना है। ठीक है, और हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं, और हम छुपाते नहीं दिखाते हैं। समझ रहे हो? तो हमसे कैसे जीतोगे प्यारे? हम हारे तो हारे, लेकिन हमारे साथी कभी नहीं हारेंगे। इसी स्लोगन के साथ नेक्स्ट क्लास आपके सामने आएगी, इसी की हिंदी भाषा की ही 2nd क्लास। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी ताकत, एनर्जी, ऊर्जा के साथ। बने रहिए हमारे साथ, बेहतरीन तरीके से मेहनत करिए। यूपी एग्जाम रैंकर्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो। अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि सर यहाँ पर ये कमियां हैं, उनको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।